और इसलिए केस मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने ईशानी, राजीव और घनश्याम के खिलाफ दोबारा चार्जशीट तैयार की, दोबारा एफआईआर की और उन्हें भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। इस केस की सुनवाई की अगली तारीख जल्द ही मिल गई। सीबीआई लॉयर ने अपने पहले रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट के आधार पर केस को प्रेजेंट किया और सबसे पहले घनश्याम को बुलाया। सीबीआई ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान को जज के सामने रखा, जिसमें लिखा था कि घनश्याम भी रीना बोरा की हत्या में शामिल था। किसके कहने पर यह हत्या हुई, कब हुई, कैसे हुई, उसे सब की जानकारी थी और इस बयान पर घनश्याम के सिग्नेचर भी थे। सीबीआई लॉयर ने जैसे ही घनश्याम के स्टेटमेंट जज को प्रेजेंट किए, घनश्याम ने अपने बयान की कॉपी देखने की रिक्वेस्ट की। कॉपी उसे दी गई तो घनश्याम ने उसे देखा, जज की तरफ दिखाते हुए कहा, साहब ये तो अंग्रेजी में है, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं साहब। हाँ, साइन मैंने किया है, देखिए हिंदी में लिखा है घनश्याम। जज ने सीबीआई लॉयर की तरफ देखा, लॉयर ने नीचे देखा, फिर पुलिस प्रोसेस की कमियों पर सवाल उठाया और केस की अगली तारीख मांग ली। सीबीआई को समझ में आ गया कि असली केस अब शुरू हुआ है। क्या हो अगर अगली सुनवाई में ईशानी और राजीव भी कह दें कि पुलिस ने जबरदस्ती उनसे बयान दिलवाए। खुद पुलिस की इमेज इस केस में क्लीन नहीं थी, जिसका फायदा उठाने के लिए ईशानी के वकीलों की टीम तैयार खड़ी थी। सीबीआई को अब कुछ ऐसा चाहिए था जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पर नहीं था। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड वो बोर्ड होता है जिस पर उस केस से जुड़े हर चेहरे, हर क्राइम, हर लोकेशन, हर स्टेटमेंट, हर कहानी को एक धागे से जोड़ने की कोशिश की जाती है। चेहरे सीबीआई के पास थे, क्राइम लोकेशन पहले ही मिल चुकी थी, पुलिस स्टेटमेंट झूठे साबित किए जा सकते थे और कहानी का कुछ पता नहीं था। तभी रोहित ने सीबीआई को कॉल किया और बताया, रीना का पासपोर्ट मेरे फ्लैट पर है, अगर किसी काम आ सके। सीबीआई ने कहा, रीना की लाश जहां मिली है वहां जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता। रोहित ने कहा, तो मतलब आपको पता ही नहीं है? सीबीआई ने कहा, क्या नहीं पता? सर, आपको ये नहीं पता कि रीना के गायब होने के बाद रीना को लेकर मेरे और ईशानी के बीच में 2-3 हफ्ते तक बातें होती रही और उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग आज 3 साल बाद भी मेरे पास है, जिसमें ईशानी ने खुद कहा है कि उसने रीना को पढ़ने के लिए यूएस भेज दिया है। लेकिन बिना पासपोर्ट के ये कैसे पॉसिबल है? मैंने ये पुलिस को भी बताया था। फाइनली सीबीआई को वो मिला जो अब तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। सीबीआई की एक टीम ने उस रिकॉर्डिंग को रोहित से कलेक्ट किया और सुनना शुरू कर दिया। रोहित को अब पूरा यकीन था कि अगली सुनवाई में केस सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकेगा, लेकिन सीबीआई ने जो डायरेक्शन लिया वो रोहित ही नहीं, सबकी समझ से बाहर था। उसी रात सीबीआई ने पैट्रिक मुखर्जी को उसके फ्लैट से अरेस्ट कर लिया और इल्जाम था मर्डर प्लानिंग करना, सबूत मिटाना और केस को गुमराह करने की कोशिश करना। अगली सुबह पुलिस से नाराज लोगों का गुस्सा सीबीआई पर टूट पड़ा। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा जस्टिस फॉर पैट्रिक, और इस सिंपैथी या गुस्से की कई वजह थी। पहली, मर्डर वाले दिन पैट्रिक इंडिया में नहीं, यूएस में था। दूसरी, रीना और रोहित के रिश्ते से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तीसरी, अभी तक किसी के भी बयान में पैट्रिक का नाम सामने नहीं आया था। और चौथी वजह थी पैट्रिक मुखर्जी का विक्टिम कार्ड प्ले। अब तक मीडिया में कई सारे इंटरव्यू देकर पैट्रिक अपनी इमेज एक ऐसे आदमी की बना चुका था जो खुद एक विक्टिम था और ईशानी की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता था। सीबीआई ने अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में एक याचिका दायर की और याचिका थी वॉइस सैंपलिंग टेस्ट की। उसने ईशानी, पैट्रिक और रोहित तीनों के वॉइस सैंपलिंग टेस्ट किए ताकि फोन रिकॉर्डिंग्स को एक मजबूत सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सके। टेस्ट हुए और आसानी से मैच भी हो गए। इस सबूत को और पुख्ता बनाने के लिए सीबीआई ने तीनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई और कॉल रेट, कॉल टाइम, कॉल ड्यूरेशन को रिकॉर्डिंग से मैच कर लिया। अब सीबीआई को इंतजार था अगली सुनवाई का। शुरुआत ईशानी, राजीव और घनश्याम के वकील ने की। उसने पूरे केस में पुलिस की लापरवाही को निशाना बनाया और घनश्याम के इंग्लिश स्टेटमेंट के आधार पर सभी बयानों को निरस्त करने की अपील की। सीबीआई लॉयर ने जज के सामने कॉल रिकॉर्डिंग्स और कॉल डिटेल्स की एक लंबी लिस्ट रख दी। ईशानी को कटघरे में बुलाया और अपना पक्ष रखते हुए कहा, योर ऑनर, ये एक ऐसा केस है जिसमें कातिल के पास मोटिव की कोई कमी नहीं। ईशानी मुखर्जी रीना बोरा माइकल बोरा से अपने रिश्ते को लेकर शर्मिंदा थी, इसलिए उस रिश्ते को हमेशा छिपाती रही। यहाँ याद रखा जाए कि छिपाने की वजह इमोशनल या सोशल नहीं, बल्कि फाइनेंशियल बेनिफिट थे, जिसे माइकल बोरा के बयान से मैच किया जा सकता है। ईशानी मुखर्जी को रोहित और रीना के रिश्ते से भी आपत्ति थी,
वजह साफ थी, रोहित और रीना की शादी के बाद रीना भी पैट्रिक की प्रॉपर्टी की एक हिस्सेदार बन जाती, जो ईशानी को मंजूर नहीं था। ईशानी के भेजे हुए मेल्स और मैसेजेस से यह बात साफ होती है। इस मोटिव को सपोर्ट करते हुए रीना के मेल्स और रोहित का बयान आपको सबमिट किया जा चुका है। योर ऑनर, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स आज पेश की गई है उसमें ईशानी ने रीना को लेकर बार बार अपना बयान बदला है। पहले दिन ईशानी ने रोहित से कहा कि उसने रीना को शॉपिंग के बाद बांद्रा में कहीं ड्रॉप कर दिया था और वो किसी की BMW में बैठकर चली गई। चौथे दिन ईशानी ने कहा कि रीना ने उसे मेल करके बताया है कि रोहित मैच्योर नहीं है, उसे कोई और मिल गया है और वो उसके साथ रहना चाहती है। उसके बाद जब रीना के वर्क प्लेस से भी रीना के बारे में लगातार पूछताछ होने लगी तो एक दिन ईशानी ने डिक्लेयर कर दिया कि रीना US में है और सबसे दूर रहकर अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करना चाहती है। वहीं से रीना का रेजिग्नेशन उसकी कंपनी को भिजवाया गया और रोहित के साथ साथ रीना के दोस्तों को भी यह स्टोरी बताई जाती रही। इस पूरी थ्योरी को झूठा साबित करने के लिए रीना के फ्लैट से बरामद किया गया रीना का पासपोर्ट और रीना के एम्प्लॉयर का ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको सबमिट किया जा चुका है। अगर रीना की बॉडी बरामद नहीं होती तो ईशानी मैडम का पूरा प्लान था रीना को US में ही सेटल कर देने का। दैट्स इट योर ऑनर। डिफेंडेंट लॉयर ने ऑब्जेक्शन लेते हुए कोर्ट में सिर्फ एक ही बात कही। देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग्स का बयान कहना बिल्कुल गलत है। कॉल रिकॉर्डिंग से यह बिल्कुल साबित नहीं होता कि रीना का मर्डर ईशानी ने किया है। अगर पिछले कई केसेस का रेफरेंस भी देखें तो कॉल रिकॉर्डिंग्स को सजा का आधार नहीं बनाया जा सकता। डिफेंडेंट लॉयर बिल्कुल सही था। फिर भी CBI लॉयर की अपील पर कॉल रिकॉर्डिंग्स के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कोर्ट में सुनाया गया। आखिरी कुछ कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स प्ले होना बाकी थी, तभी ईशानी अचानक कटघरे में गिर गई। पुलिस कस्टडी के बाद ये तीसरी बार था जब ईशानी अचानक ब्लैकआउट हो गई थी। व्हाट ए कोइंसिडेंस। ईशानी तभी गिरी जब रिकॉर्डिंग का वो हिस्सा सुनाया जाना था जिसकी वजह से पैट्रिक मुखर्जी कस्टडी में था। कोर्ट की कार्रवाई आज के लिए स्थगित कर दी गई। CBI को पता था कि सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग के दम पर 4 लोगों को मर्डर के केस में अंदर नहीं रखा जा सकता। लचीले सबूत और बिना किसी प्राइम विटनेस के ये केस हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। ट्विटर पर अब भी जस्टिस फॉर पैट्रिक ट्रेंड हो रहा था। CBI पर दबाव था और CBI किसी मोटिव की तलाश में पैट्रिक के मेल्स, मैसेजेस, अकाउंट्स सब खंगाल रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ी उन 1000 करोड़ रुपयों पर जो पैट्रिक की अलग अलग कंपनी से रीना के फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। CBI ने यह खबर खुद मीडिया में आउट कर दी और इस टिप के साथ कि पैट्रिक के पास ही सबसे बड़ा मोटिव था रीना को अपने रास्ते से हटाने का। अगले 2 घंटे में ट्विटर का ट्रेंड बदलकर जस्टिस फॉर रीना हो गया। ये इसलिए ज़रूरी था ताकि पैट्रिक के उस स्ट्रॉन्ग मीडिया सर्किल को रोका जा सके जिसने ट्विटर, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में तमाशा खड़ा किया हुआ था। लेकिन मोटिव के नंबर बढ़ जाने से कोई कातिल साबित नहीं हो जाता, खासकर वो लोग जिनके अकाउंट में कई सौ करोड़ रुपए पड़े हों। इसलिए CBI ने इस केस की सबसे कमज़ोर कड़ी को तोड़ने का प्लान बनाया और अगली सुबह CBI की एक टीम ड्राइवर घनश्याम के सामने बैठी थी। ऑफिसर ने उसके सामने एक बैंक स्टेटमेंट रख दिया और वो बैंक स्टेटमेंट रीना के अकाउंट का था। 1000 करोड़ रुपीस। घनश्याम ने बैंक स्टेटमेंट में लिखे उस अकाउंट को पढ़ा और तभी CBI ऑफिसर बोल पड़ा, अरे वाह, पढ़ लिया तूने? हाँ, हमें लगा तुझे शायद इंग्लिश में लिखा समझ नहीं आएगा, इसलिए ये देख, आज का हिंदी न्यूज़पेपर भी लाए हैं। यहाँ देख, रीना को अपने रास्ते से हटाकर 1000 करोड़ रुपया मिलने वाला था ईशानी और पैट्रिक को, जो आगे भी उनको ही मिलेगा। लेकिन तुझे क्या मिला घनश्याम? 1 लाख, 3 लाख, कितना दिया था तुझे? और अब उस चिल्लर के लिए तू उम्र भर सड़ेगा। इतने साल की नौकरी में तेरे जैसा बेवकूफ नहीं देखा घनश्याम। पता है अब क्या होगा? एक नई कहानी बनेगी कि सिर्फ तूने रीना का मर्डर किया, क्योंकि रीना ने तुझे घर से पैसे चुराते हुए देख लिया था। वही रुपए जिससे तूने तेरी बीवी और रखेल के लिए गहने खरीदे थे। तू तो गया घनश्याम, गया। घनश्याम को जैसे काटो तो खून नहीं। घनश्याम को अगर मर्डर का अफसोस होता तो वो सॉरी बोलता, माफी मांगता, लेकिन वो बोला, मुझे सिर्फ 3 लाख मिले साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, लालच में फंस गया।
फालतू में मारा जाऊंगा, बचा लो मुझे साहब। आप जो बोलोगे करूंगा, जो भी, आप बस बोलो क्या करना है, कहाँ साइन करना है, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब चलेगा साहब। सीबीआई के लिए केस क्लोज हो चुका था। उसे सिर्फ गवाही नहीं, चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस मिल चुका था। अब सीबीआई के पास एक ही काम था, घनश्याम को जिंदा रखना, कोर्ट की अगली तारीख तक। कम से कम सजा मिलने की शर्त पर घनश्याम सीबीआई का गवाह बना तो सीबीआई ने उसका स्टेटमेंट आई विटनेस के लिहाज से दोबारा दर्ज किया, जिसमें घनश्याम ने कई ऐसे भी राज खोल दिए जो सबूत जुटाने में भी कारगर साबित हुए। अब देश और मीडिया के साथ साथ सीबीआई भी कोर्ट की तारीख का इंतजार करने लगी। कोर्ट की सुनवाई शुरू होती ही सीबीआई लॉयर ने अभियुक्त से चश्मदीद गवाह बने घनश्याम को पेश किया। घनश्याम के कबूलनामे और गवाही के बाद मर्डर के वक्त इस्तेमाल किए गए स्पोर्ट्स शूज भी सबूत की तरह पेश किए गए, जिन्हें राजीव के स्टोर रूम से बरामद कर लिया गया था। इसके अलावा मर्डर में इस्तेमाल की गई कार, उसके रेंटल डिटेल्स, लाश पर पड़ी जली हुई साड़ियों की पहचान और रीना के प्रति ईशानी की नफरत को भी घनश्याम की गवाही से साबित किया जा सका। कोर्ट ने रीना बोरा मर्डर केस पर फैसला सुनाते हुए ईशानी और राजीव पर किडनैपिंग, हत्या की साजिश, हत्या, सबूत मिटाने और केस को गुमराह करने जैसी कई धाराओं के तहत लंबी सजा सुनाई। अब सीबीआई लॉयर ने पैट्रिक मुखर्जी को पेश किया और कॉल रिकॉर्डिंग का वो हिस्सा सुनाया जिसमें पैट्रिक रोहित से कहता है कि उसने खुद रीना से बात की है और रीना जहां भी है सेफ है, जबकि इस कॉल रिकॉर्डिंग के कई हफ्तों पहले रीना का मर्डर हो चुका था। उसके बाद घनश्याम ने पैट्रिक के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि जब मर्डर से पहले ईशानी और घनश्याम जंगल देखने गए थे, तब खुद ईशानी ने पैट्रिक को कॉल करके बताया था कि रीना और माइकल को एक साथ लाया जा सकता है, इस जंगल में कोई देखने वाला नहीं। क्योंकि पैट्रिक सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं था, इसलिए उस पर हत्या की प्लानिंग करने, सबूत मिटाने और केस को गुमराह करने की धाराएं लगी और उसी के आधार पर उसे सजा सुनाई गई। सबसे आखिर में किडनैपिंग, मर्डर प्लानिंग, मर्डर और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत घनश्याम को सजा सुनाई गई, जो ईशानी और राजीव को मिले सजाओं से बहुत कम थी। यहाँ एक के बाद एक रीना के मर्डर्स को सजा सुनाई जा रही थी और वहाँ रोहित कोर्टरूम की उसी लास्ट लाइन में खड़ा था। आज फैसला आना था, इसलिए वो एक पुरानी वाइट शर्ट पहनकर आया था, जिस पर आज भी रीना के काजल, लिपस्टिक और आंसुओं के निशान थे। सीबीआई लॉयर ने अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में रीना के बचपन की डायरी का एक नोट भी पढ़ा, जिसमें लिखा था, डैड वेयर आर यू। मैंने कुछ पैसों से एक पोस्ट कार्ड खरीदा है, आपको चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन बिना एड्रेस के से कहाँ भेजूं? आज मेरा बर्थडे है। आज माँ का छोड़कर चले जाना कुछ ज़्यादा ही बुरा लगता है, लेकिन याद आपकी ज़्यादा आती है। शायद एक दिन आपको ये चिट्ठी भेज पाऊँ, शायद एक दिन मेरा बर्थडे भी वाकई हैप्पी हो। और सीबीआई लॉयर ने वो पोस्ट कार्ड डायरी से निकालकर टेबल पर रख दिया। खचाखच भरे कोर्ट रूम में एक अजीब सी खामोशी फैल गई और उतनी ही खामोशी से रोहित की आंखों से आंसू उसकी वाइट शर्ट पर गिरे और रीना से जा मिले।